नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि जगदीश 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो समय से 5 मिनट पूर्व कार्यालय पहुंच जाता है। उसके कार्यालय की दूरी कितनी है? हमें क्या निकालना है? घर से कार्यालय की दूरी निकालना है। देखिए घर से कार्यालय का दूरी क्या होगा? फिक्स होगा, यानी 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा होगा, जितना दूरी उतना ही दूरी 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा होगा, यानी घर से कार्यालय की दूरी क्या होगा? फिक्स होगा। देखिए जब हमारा डिस्टेंस फिक्स होता है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट रेशियो हमारा क्या होता है? समय का रेशियो होता है। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस क्या है? हमारा फिक्स है। डिस्टेंस फिक्स है तो हम अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे, तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? पहले स्पीड क्या था? 4 किलोमीटर पर घंटा था, 4 किलोमीटर पर घंटा था, और बाद में उसका स्पीड क्या हो गया? 5 किलोमीटर पर घंटा हो गया। बाद में स्पीड क्या हो गया? 5 किलोमीटर पर घंटा हो गया। तो देखिए हम यहाँ से अगर समय का रेशियो निकालेंगे, हम यहाँ से अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। यानी पहले उसे जब 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा होगा तो 5 यूनिट का समय लग रहा होगा, और जब 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 4 यूनिट का समय लग रहा है। यानी पहले की अपेक्षा कितना कम लग रहा है? 1 यूनिट कम समय लग रहा है। पहले की अपेक्षा 1 यूनिट कम समय लग रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया कि 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से जा रहा है तो 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, और 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट पूर्व पहुंच रहा है। यानी समय का डिफरेंस कितना हो गया? पहले जो है 10 मिनट की देरी से पहुंचता था और अब जो है 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। यानी समय डिफरेंस कितना हो गया? यहाँ समय डिफरेंस हमारा हो गया 15 मिनट, और यहाँ समय डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो गया? 15 मिनट हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया? 15 मिनट। तो हम यहाँ से कोई एक समय निकाल के और स्पीड में अगर गुना करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 15 मिनट है तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 मिनट। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 मिनट। 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा। यानी 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा होगा तो 1 घंटा का समय लग रहा है। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम स्पीड में, यानी स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर घंटा, स्पीड में अगर हम समय से गुना कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा? 5 किलोमीटर। यानी घर से उसके कार्यालय की दूरी क्या होगा? 5 किलोमीटर होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक घर वालों को अपना चीनी का उपभोग कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा जिससे कि उनका खर्च ना बढ़े। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि अगर चीनी का मूल्य 25% बढ़ रहा है तो एक घर वाले को अपने उपभोग में कितना प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा जिससे उनका खर्च ना बढ़े। यानी पहले जितना रुपया खर्च हो रहा था अभी उतना ही रुपया खर्च हो। यानी खर्च हमारा क्या है? फिक्स है। देखिए खर्च हमारा फिक्स है तो अगर हम कीमत का रेशियो निकालेंगे तो कीमत का रेशियो जो हमारा निकल के आ जाएगा, तो वहाँ से अगर हम उपभोग का रेशियो निकालेंगे यानी खपत का रेशियो निकालेंगे तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? कीमत के रेशियो का हमारा अपोजिट हो जाएगा। कीमत के रेशियो का अपोजिट क्यों होगा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया कि खर्च हमारा फिक्स है, यानी पहले जितना रुपया खर्च हो रहा था अभी उतना ही रुपया खर्च हो रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले कीमत का रेशियो कैसे निकालेंगे? हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि चीनी के मूल्य में 25% का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए हम इस 25% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/4। यानी हमने मान लिया कि पहले चीनी का मूल्य अगर 4 रुपया होगा तो 4 पे 1 का वृद्धि होकर कितना हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। यानी हम यहाँ से कीमत का रेशियो निकालेंगे। हम यहाँ से कीमत का रेशियो निकालेंगे कि पहले जो है कीमत अगर 4 रुपया होगा तो अब कीमत जो है 4 पे 1 का वृद्धि होकर कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। तो देखिए जो हमारा कीमत का रेशियो निकल के आया, कीमत का रेशियो किसके अपोजिट हो जाएगा? खपत के रेशियो का अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि खर्च जो है पहले जितना था अब भी उतना ही है। यानी हम यहाँ से अगर खपत का रेशियो निकालेंगे तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? पहले खपत अगर 5 यूनिट हो रहा होगा तो अब खपत कितना हो रहा है? 4 यूनिट। यानी हम इस 5 में अगर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 20 रुपया खर्च हो रहा होगा।
और यहाँ भी अगर हम 5 में अगर 4 से गुना करेंगे, यानी हम कीमत में अगर खपत से गुना करेंगे तो हमारा खर्च निकल के आएगा, यानी 5 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हमारा खर्च क्या निकल के आ जाएगा, 20 रुपये निकल के आ जाएगा। यानी पहले 5 यूनिट का खपत हो रहा था और अब अपने खपत में 1 का कमी कर लिया, यानी अब उसका खपत कितना हो रहा है, 4 का हो रहा है। यानी खपत में कितना का कमी किया, खपत में 1 का कमी किया, कितने पे, 5 पे, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा कमी परसेंट निकल के आ जाएगा कि खपत में वो कितना प्रतिशत कम करे ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो देखिए इस 5 से हम 100 को काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि वह अपने खपत में अगर 20% का कमी कर लेगा तो उसका खर्च जो है अपरिवर्तित रहेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपये है, यदि लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाभ जो है 25% है, तो हम यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस परसेंट को, हमें लाभ कितना दिया 25%, तो सबसे पहले हम इस परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हम 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी वस्तु का सीपी अगर 4 यूनिट होगा, वस्तु का अगर सीपी 4 यूनिट होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। यानी हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपये है। यहाँ देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, अगर क्रय मूल्य 4 यूनिट है तो विक्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट। यानी यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना हो गया, 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट यहाँ अंतर हो गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में अंतर कितना दिया हुआ, 360 रुपया। हमें क्वेश्चन में अंतर कितना दिया हुआ, 360 रुपया दिया हुआ है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 360 रुपया दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है विक्रय मूल्य, यानी 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इस 36 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 36 में 5 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाता है 180। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 1800 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1800 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, यह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि यह राशि जो है कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, यानी हमें समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जा रही है। तो देखिए हम धनराशि कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि धनराशि जो है 100 रुपया है, हमने मान लिया कि धनराशि 100 रुपया है, तो 4 वर्ष में धनराशि जो है कितना हो जा रही है, 2 गुना हो जा रही है। यानी 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ब्याज कितना मिल गया, यहाँ ब्याज कितना मिल गया, यहाँ ब्याज मिल गया 100 रुपये का, ब्याज कितना मिल गया, 100 रुपये का। यानी 4 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज मिल गया। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। यानी यही धनराशि यानी 100 रुपया कितने वर्ष में, 100 रुपया कितने वर्ष में 400 रुपया हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखिए यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब देखिए 100 रुपये का ब्याज जो है 4 वर्ष में मिल रहा है, तो 300 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिल जाएगा। यानी यहाँ ब्याज क्या है, 3 गुना है, तो समय भी क्या लग जाएगा, 3 गुना समय लग जाएगा। यानी हमारा समय क्या हो जाएगा, 4 गुने 3। यानी यहाँ से समय हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा समय निकल के आ जाएगा, समय क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा 12 वर्ष। समय हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 12 वर्ष। यानी यही धनराशि उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में, 12 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है किस धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की दर से 164 रुपया हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीका से बना सकते हैं, एक सक्सेसिव लगा के बना सकते हैं और दूसरा हम प्रिंसिपल मान के बना सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरीका बताते हैं। पहला हमारा तरीका है प्रिंसिपल मान के बनाने वाला। तो देखिए प्रिंसिपल मानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेट परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। रेट परसेंट हमारा कितना दिया, 5%। हम 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम समय देखेंगे। क्वेश्चन में हमें समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया हुआ है। तो हम यहाँ प्रिंसिपल मान सकते हैं 20 का स्क्वायर। हम यहाँ प्रिंसिपल क्या मान सकते हैं, 20 का स्क्वायर मान सकते हैं। अगर हमारा समय यहाँ 3 वर्ष दिया होता तो हम यहाँ 20 का क्यूब प्रिंसिपल मानते, यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। हमने प्रिंसिपल मान लिया 400 रुपया। अब देखिए 400 रुपये पे 5% के दर से हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखिए 2 वर्ष का जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो पहले वर्ष हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, यानी इस 400 का 5% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा। दूसरे वर्ष हमें इस प्रिंसिपल का तो 20 रुपया मिलेगा ही,
यानी प्रिंसिपल का हमें कितना मिल जाएगा, 20 रुपये मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करें तो जो हमें पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज का भी हमें ब्याज मिलेगा, यानी इस ब्याज का हमें ब्याज मिलेगा। इस 20 का अगर हम 5% निकालेंगे तो 20 का 5% कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, यहाँ टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हमारा हो जाएगा, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 41 रुपया हो जाएगा। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 41 रुपया हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 164 रुपया दिया हुआ है, यानी इस 41 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 164 रुपया दिया हुआ है, 164 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 रुपया। तो हमने प्रिंसिपल क्या मान के रखा है, 400, यानी 400 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 400 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1600 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1600 रुपया निकल के आ गया। अब देखिए दूसरा मेथड हमारा सक्सेसिव लगा के बनाते हैं। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड हमारा क्या है, सक्सेसिव लगा के बनाते हैं। अब देखिए 2 वर्ष का समय है और रेट हमें क्या दिया है, 5% दिया हुआ है। तो पहले साल हमें जो है प्रिंसिपल का केवल 5% ब्याज मिल जाएगा, पहले साल हमें प्रिंसिपल का केवल 5% ब्याज मिलेगा। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का हमें जो पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज पे भी हमें 5% का ब्याज मिलेगा, यानी प्लस का हमारा क्या मिल जाएगा, 5 का हमें 5% ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से टोटल जो है ब्याज परसेंट कितना हो गया, हम इसे अगर काटेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुने 5, ये कितना हो जाएगा 25। 25 से अगर हम 100 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10% प्लस का ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को लिख सकते हैं 0.25 लिख सकते हैं, यानी 0.25%। यानी यहाँ टोटल जो है ब्याज कितना मिल जाएगा, टोटल ब्याज मिल जाएगा 10.25%। यहाँ टोटल जो है परसेंट में ब्याज हमें कितना मिल गया, 10.25%। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल ब्याज कितना दिया हुआ है, 164 रुपया। यानी इस 10.25% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 164 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 100%, यानी प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, 100%। तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 164/10.25 गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से भी हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, 1600 रुपया निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर दोनों जगह से क्या निकल के आ जाएगा, 1600 रुपया निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिल के काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। हमें क्या निकालना कि अगर दोनों ए और बी साथ में मिलके काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है कि अगर ए और बी दोनों साथ में मिलके काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा। देखिए ए जो है उस काम को 4 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 6 दिन में कर रहा है, यानी 4 गुने 6 बटा 4 + 6। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा कि दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में कर पाएंगे। अब देखिए हम 4 से 6 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, हमारा 24 हो जाएगा। 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 12/5। 12/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 12/5 को लिख सकते हैं 2 सही 2/5 दिन। हमारा कितना समय लग जाएगा, 2 सही 2/5 दिन अगर दोनों मिलके उस काम को करेंगे तो लग जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, ये जो हमारा तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमें मल्टीपल तरीका पता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें उस तरीका पे फोकस करना चाहिए जिस तरीका को हम हर एक क्वेश्चन में लगा पाएँ। ये जो हमारा तरीका है हम हर एक क्वेश्चन में नहीं लगा सकते, तो हमें वैसे तरीका पे ध्यान देना चाहिए जिस तरीका को हम हर एक क्वेश्चन में लगा पाएँ। अब देखिए हमारा जो दूसरा तरीका है उस तरीका को हम हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो समय दिया है कि ए जो है 4 दिन में कर रहा है और बी जो है 6 दिन में कर रहा है, तो हम इस समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 12 यूनिट, देखिए जब 12 यूनिट काम ए कर रहे हैं तो 4 दिन का समय लग रहा है और जब 12 यूनिट काम बी कर रहा है तो 6 दिन का समय लग रहा है। तो हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए ए जो है 4 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना कर पाएगा, 3 यूनिट काम कर पाएगा। बी जो है 6 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है
तो एक दिन में कितना कर पाएगा, 2 यूनिट काम कर पाएगा। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया और टोटल काम हमने क्या मान के रखा है, 12 यूनिट। यानी दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके A प्लस B दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, A जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और B एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और हमें टोटल काम कितना करना है, 12 यूनिट, और दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम कर पाएंगे। यानी हम इस 12 में 5 से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा समय क्या हो जाएगा, 2 सही 2/5 दिन। देखिए दोनों हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 सही 2/5 दिन। तो देखिए हमें वैसे तरीका पे ध्यान देना चाहिए जिस तरीका को हम हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सके। ये जो हमारा तरीका है इस तरीका को हम हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए ये जो हमारा तरीका है हमारे हिसाब से ये तरीका हमारा बेस्ट है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि A B C D 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो B और D का गुणनफल क्या होगा। हमें क्या निकालना है, B और D का गुणनफल निकालना है। तो हमें सबसे पहले B और D निकालना पड़ेगा। अब देखिए किसी भी लगातार विषम संख्या का जब हम औसत निकालते हैं या हम किसी भी लगातार सम संख्या का औसत निकालते हैं या हम किसी भी लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत निकालते हैं तो हम औसत कैसे निकालते हैं, पहली संख्या प्लस का अंतिम संख्या बटा 2 करते हैं तो हमारा औसत निकल के आ जाता है, या हमारा जो बीचों बीच संख्या आ रहा होता है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। अब देखिए यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें 4 जो है लगातार विषम संख्या दिया हुआ है। यहाँ हमें 4 लगातार विषम संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 और 4। पहली हमारी विषम संख्या क्या है, A है, दूसरी क्या है, B है, तीसरी क्या है, C है और चौथी क्या है, D है। अब देखिए यहाँ जब हम औसत निकालेंगे तो यहाँ औसत कैसे निकालेंगे, पहली संख्या प्लस का अंतिम संख्या बटा 2 करेंगे, या जो हमारा बीचों बीच आ रहा होगा। अब देखिए बीचों बीच यहाँ क्या आएगा, यहाँ बीचों बीच यहाँ जो हमारी संख्या आ रही होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अब देखिए हमें औसत क्या दिया हुआ है, हमें औसत 42 दिया हुआ है। अब देखिए लगातार 2 विषम संख्या के बीच हमारा एक क्या आता है, सम संख्या आता है। यानी 42 से पहले हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 से पहले हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 42 के बाद हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और 43 के बाद हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखिए हमें चारों संख्या पता चल गया, हमें क्या निकालना है, B और D का गुणनफल निकालना है। B कितना है, 41 है और D कितना है, 45। यानी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 41 गुने 45। अब देखिए 41 से हम 45 में गुना करेंगे, 41 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 205। 205 का हमारा 5 हो जाएगा, हाथ में 20। 41 से हम 4 में गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 164। 164 में अगर 20 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 184। ये कितना हो जाएगा, 184। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1845। यानी B और D का गुणनफल हमारा क्या निकल के आ गया, 1845 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक धनराशि अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित की गई। अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुए, वह धनराशि क्या थी। हमें क्या निकालना है, धनराशि निकालना है। देखिए हमें रेशियो दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया अजय और अमर के बीच का, हमें जो है अजय और अमर के बीच का रेशियो दिया हुआ है। अजय और अमर के बीच का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:5। तो देखिए हमने मान लिया कि अजय को अगर 4 यूनिट मिल रहा होगा उस धनराशि में से, तो अमर को कितना मिल रहा है, 5 यूनिट। यानी अजय को अमर से कितना कम मिल रहा है, अजय को अमर से कितना कम मिल रहा है, 1 यूनिट कम मिल रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुए। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 5 रुपये दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, धनराशि निकालना है। तो देखिए उस धनराशि का अजय का कितना मिल रहा है, अजय को मिल रहा है 4 यूनिट और अमर को कितना मिल रहा है, 5 यूनिट। यानी धनराशि यहाँ कितना हो जाएगी, 9 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 रुपये है, तो हम यहाँ से 9 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 रुपये हो जाएगा। यानी वह धनराशि क्या होगी, 45 रुपये होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 17 से 84 तक के बीच ऐसी प्राकृतिक संख्या निकालना है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो, हमें उनकी संख्या निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें या तो दिया होता है के बीच या हमें दिया होता है तक, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमें यहाँ लिखा होता है कि 17 से 84 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है, उसका मतलब हो जाता है कि 17 और 84 को भी हम शामिल करते। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 17 से 84 के बीच, यानी हम 17 को नहीं ले सकते और 84 को नहीं ले सकते। यानी 17 के बाद 18 और 84 से पहले 83 तक हम देखेंगे कि ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 से लेकर 17 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए पहली हमारी क्या हो जाएगी, 1 से अगर हम 17 तक देखेंगे, 1 से हम 17 तक देखेंगे
तो पहली हमारी क्या हो जाएगी, पहली हमारी 6 हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। यानी 1 से लेकर 17 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है, 2 प्राकृतिक संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए हमें जो है कितने तक लेना है, हमें जो है 84 के बीच तक लेना है, यानी 17 से 84 के बीच, यानी हमें कितने तक लेना है 83 तक लेना है। तो देखिए 1 से लेके 83 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए इस 83 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो ये किससे कटेगा, ये 12 छक क्या होता है 84, 13 छक क्या होता है 13 छक 78, यानी यहाँ से अगर 83 तक हम देखेंगे तो 83 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या होगी जो 6 से विभाजित होगी, 13 हमारी प्राकृतिक संख्या होगी जो 6 से विभाजित होगी। तो देखिए हमें क्या लेना था 17 से लेकर 84 के बीच। तो देखिए 1 से लेकर 17 तक 2 ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है, और 1 से लेकर 83 तक 13 ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए अगर हम निकालेंगे 17 से अगर हम 84 के बीच लेंगे, 17 से 84 के बीच अगर देखेंगे, 17 से 84 के बीच तो कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, हम इस 13 में से अगर 2 माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी ऐसी जो है 11 प्राकृतिक संख्या होगी जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 11 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 1 से 9 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। हमें क्या निकालना है, 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो देखिए एक हमारा फार्मूला होता है, अगर हमें लगातार n तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अगर योग निकालना हो तो हमारा फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ हमारा n क्या है, यहाँ हमारा n 9 है। अब देखिए n के जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 9 × 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 × अगर 9 में हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से 2 बार में जाएगा, ये 3 से हमारा 3 बार में जाएगा, हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया 3 × 5 × 19। अब देखिए 19 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 95। अगर हम 95 में 3 से गुना करेंगे, 95 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 285। 95 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 285, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 285। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।